शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। सपने देखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करो। अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत ज़रूर करें, लेकिन परिवार के साथ। लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को अपनी बेटियों को ट्रस्ट करना चाहिए। एक चीज़ हटाना चाहूँगी, वो है बाल विवाह। दहेज में भीख दो पर बेटी मत दो। मैं कन्यादान को ख़त्म करना चाहूँगी। घरेलू हिंसा बहुत होती है। कानून बनाना सरकार का काम नहीं है, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है ये भी जिम्मेदारी सरकार की ही है। आप एक बार उड़ने तो दीजिए। नमस्कार, सलाम। ईटीवी भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। असरार उल हक मजाज कहते हैं, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, तू इसे परचम बना लेती तो अच्छा था। समय बदल रहा है, आवाज़ बुलंद हो रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो जवाब के इंतज़ार में पीढ़ियाँ गुजार चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं समानता के लिए, महिलाओं की आकांक्षाओं को जानने के लिए, उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए और जो उपेक्षाएं उन्होंने झेली हैं उन्हें जानने के लिए। आज हम आपको मिलवाते हैं ईटीवी भारत की उन साथियों से जो आप तक खबरें पहुंचाती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रज्ञा जी के पास, जो ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ पर शिफ्ट इंचार्ज की जिम्मेदारी संभालती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है, किताबें लिखी हैं और एक बेटी की माँ हैं। बिहार की आप रहने वाली हैं, छत्तीसगढ़ में आपका काम का लंबा अनुभव है। महिलाओं की ऐसी परेशानी जो कॉमन आपको दोनों राज्यों में नज़र आती हो। महिलाओं की परेशानी जो है दोनों ही राज्यों में, पूरे भारत में जो सबसे कॉमन है कि एक औरत जो है वो केवल एक चीज़ चाहती है, वो प्यार सम्मान चाहती है। लेकिन बाहर वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको घर में एक्चुअली कहा भी जाता है कि थैंकलेस जॉब है जो घर में महिलाएं काम करती हैं, या एक औरत अपने घर के लिए जो भी करती है थैंकलेस जॉब है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि उसको अपने घर वालों की सराहना, उसकी रिस्पेक्ट, उसके प्यार, उसके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसका जो मोरल है उसी से बूस्टअप भी होता है। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग भूल जाते हैं एक बार थैंक्स कहना या फिर वो जताना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप किसी भी परेशानी में हैं तब। तो आपका कहना ये है कि जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या जिनके लिए भी हम कुछ भी करते हैं उनको एक बार थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए हम लोगों से। आप कामकाजी हैं, आपके हस्बैंड भी काम करते हैं, आपकी एक बेटी है छोटी घर में जो पढ़ाई कर रही है, जब आप उसको घर पे छोड़कर आती हैं तो सबसे बड़ी टेंशन आपको क्या होती है? सबसे बड़ी टेंशन सिक्योरिटी की होती है। मैं ऑफिस में रहती हूँ, उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि वो कैसे होगी, सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन मैंने जॉब कभी भी क्विट नहीं किया। जैसे लोग कहते हैं जॉब क्विट कर देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जॉब क्विट करके फिर मैं उसको क्या मैसेज दूंगी? उसको ये मैसेज दूंगी कि पहले तुम सपने देखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करो, उसके बाद तुम शादी कर लो, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाए तो उसके बाद तुम जॉब क्विट कर लो। तो मैं ये उदाहरण उसके सामने पेश नहीं करना चाहती थी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि हमें अपने बच्चों के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि ज़िंदगी में कभी क्विट नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी लड़कियों, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का जो मुद्दा है इस समय सबसे गरमाया हुआ है, क्योंकि हर रोज़ हम लोग ऐसी खबरों से दो चार होते हैं जो हमारी रूह कपा देती है। नागमणि जी के पास चलते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ डेस्क पर हैं और स्पेशल पैकेजेस बनाती हैं, आप तक खबरें पहुँचाती हैं। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका भी लंबा अनुभव रहा है। तो नागमणि जी, जैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होती है, कई बार आपको घर के काम भी संभालने हैं और यहाँ पर भी आपको अपना 100% देना है। कितना चैलेंज आपको लगता है? आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा चुनौती भरा काम है घर और बाहर दोनों संभालना? काफ़ी चैलेंजिंग भरा है एक वर्किंग वुमेन के लिए घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी संभालना, क्योंकि घर में मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ। तो हस्बैंड की भी उनकी भी अपेक्षाएँ वैसी ही है मेरे लिए और बच्चे का भी मतलब वैसे ही है। तो दोनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल तो है। लेकिन अभी अगर हम लोग हाल फिलहाल का वक्त देखें तो काफ़ी चेंज जो ये नज़र आता है कि पहले पुरुष घर के काम करने में हिचकते थे, हाथ नहीं बटाते थे, वो काम भी करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था किचन जो है वो औरतों की जिम्मेदारी है, पुरुष क्यों करे, खाना क्यों बनाए, कपड़े क्यों धोए या फिर बीमारी में उनका सिर क्यों सहलाए। आप में, आपके लाइफ में कुछ बदलाव या फिर आप ऐसी सोसाइटी में कुछ चेंज आपको नज़र आता है? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मेरे घर में है, हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो, मैं
मतलब मैं जब मेरी ए शिफ्ट रहती है और मैं घर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए मतलब मुझे खाना बना हुआ मिलता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चेंजेस आया है कि पहले जो सिर्फ किचन तक जो महिलाएं रहती थी अब वैसा नहीं है। अब पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं। और सबसे ज़्यादा बदलाव मैं एक अपना पर्सनल अपना शेयर करूँगी। जो जब मैंने 12th पास करके जब मैं कॉलेज गई थी तो मतलब मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि बेटा आप रानी की तरह रहो, जॉब क्या करोगी। लेकिन आज मेरे पापा बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी जॉब करती है, न्यूज़ चैनल में है, अपने दोस्तों से बताते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है समाज में बदलाव जो मैं अपने घर से ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर बदलाव घर से महसूस हो तो वो एक अलग तरह की ऊर्जा देता है और हिम्मत से भर देता है, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए। और कहा भी जाता है कि अगर आप घर की एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप समाज को शिक्षित करते हैं, क्योंकि लड़की घर के सभी सदस्यों को शिक्षा देती है, संस्कार देती है। और महिला माँ हमेशा परिवार की धुरी मानी जाती है। पंजाब से हमारी साथी हैं गीतिका, पंजाब की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और काफ़ी सालों से पंजाब के रहन सहन, समाज और उस पर उनकी नज़र है। गीतिका, आपको क्या लगता है कि पंजाब में किस तरह के चैलेंजेस हैं? देखिए, पंजाब में महिलाओं की जो स्थिति है वो मतलब अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है। पंजाब की सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, लेकिन हाँ कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। जैसे हम बात करें, हम मीडिया इंडस्ट्री में हम इतनी सारी वुमेन हमारी कोलीग्स हैं, हम सब अपने घरों से बाहर काम करने के लिए आई हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिलीज़ ने हमें वो बनाया है, हमें वो विश्वास दिया है, जो एक बहुत अच्छी बात है मतलब समाज के लिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें सुधार हमेशा रहता है, सुधार की गुंजाइश कभी ख़त्म नहीं होती। तो पंजाब में भी मतलब एक तरफ तो अपनी लड़कियों को, बच्चियों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। एक टाइम था जब पंजाब में फीमेल फिटिसाइड बहुत होता था, अभी भी है, लेकिन पिछले कुछ 20-25 सालों से इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। और अब जो है रेशो वो मतलब 900 प्लस हो गया है एज़ कम्पेयर टू 1000 बॉयज़। तो पंजाब में हो रहा है, लेकिन अभी भी जो कुछ पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे बेटे को पहल दी जाती है कि घर में एक बच्चा हो। तो लेकिन जो पढ़े लिखे माँ बाप, जो आज की जनरेशन के माँ बाप आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें स्वस्थ बच्चा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो लड़कियों को काफ़ी शिक्षित किया जा रहा है, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ समाज का एक वो वर्ग भी है जहाँ पे अभी भी लड़की को सिर्फ ये है कि आप चलो अपने 10th कर ली, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है, अब आप शादी करके घर बसाओ और इन लॉज की सुनो। गीतिका, कई बार लोग कहते हैं कि हमें शुरू से ऐसी परवरिश मिलती है, ऐसी बातें हमें सिखाई जाती हैं कि हमें पढ़ाई किस लिए करनी है, ताकि हमारी शादी हो जाए, और हमें ऐसे रहना है ताकि माँ बाप की इज़्ज़त रह जाए। आप भी लड़कियों की टीम हैंडल करती है, काफ़ी यंग गर्ल्स हैं आपकी टीम में, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? जी शिवांगी, मेरे डेस्क पे जितनी भी यंग लड़कियां आती हैं उनको मैं यही कहती समझाती हूँ, या यही कहती हूँ, या अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ घर से बाहर भेजा है, आपको अच्छी परवरिश दी है, आपको मतलब अगर हम अपने आसपास सोसाइटी में देखें तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लड़कियां जो चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं, बट वी ऑल आर लकी इनफ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें भेजा है, हमें विश्वास है। तो एज़ गर्ल्स हमारी ड्यूटी यही बनती है कि हम उस विश्वास को कायम रखें, हम अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के विश्वास को बना के रखें। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से इंसान को बहुत सी चीज़ें फैसिनेट करती हैं, लेकिन फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा अपने सपनों को ज़रूर अहमियत दें, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत ज़रूर करें, लेकिन परिवार के साथ, परिवार को मतलब घर वालों के विश्वास को कायम रखें, ये बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। मतलब घर का विश्वास भी हो, आपकी मेहनत भी हो, तो आपको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। मुनीर नियाज़ी कहते हैं कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। युवा शक्ति टीवी भारत में बहुत सारी लड़कियाँ युवा हैं, नई उम्मीद है, नई हिम्मत है, नए सपनों के साथ काम कर रही हैं। हमारे साथ लिपि हैं, छत्तीसगढ़ डेस्क पे काम करती हैं और छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती हैं और स्टडी के साथ जॉब भी कर रही हैं। लिपि, छत्तीसगढ़ के साथ काम करते हुए, वहाँ पर रहते हुए, आपकी फैमिली में खुद वुमेन एम्पावरमेंट हमने बहुत ज़्यादा देखा है, जैसे आप बताती रही हैं। आपको कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आती है और आपको क्या लगता है उस समाधान क्या निकल सकता है? छत्तीसगढ़ में इस टाइम पे तो सबसे बड़ी समस्या मैं ये बोलूँगी महिलाओं के साथ। पहली चीज़ तो ये कि जो बस्तर वाला एरिया है हमारा, वहाँ पे शिक्षित नहीं है महिलाएं अभी भी उतनी जितनी उनको होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं देखती हूँ वो ये है घरेलू हिंसा, और इस वजह से कई केसेस ऐसे होते हैं जो महिला आयोग तक जाते हैं, थाने तक नहीं पहुँच पाते हैं। हर दिन 10 से 12 ऐसे केसेस आते हैं महिला आयोग के पास, जो मारपीट का शिकार होती है महिला, या छोटी मोटी जो भी घरेलू हिंसा उनके साथ हुई रहती है वो होती है। इसका रीज़न मेरा मानना है क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी शराब बिक्री में सबसे नंबर 1 पे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उससे भी है, तो इसे इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि शराब वाकई में समाज के लिए अभिशाप है। शराबबंदी होनी चाहिए क्योंकि घरेलू हिंसा जैसे मामले शराब की वजह से बहुत बढ़ते हैं। लिपि, कभी ऐसा लगा है लाइफ में कि लड़की हूँ तो नहीं मिला, लड़का होती तो शायद ये मिल जाता? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ। बचपन से जिस तरीके से परवरिश मिली भैया और मेरी दोनों की, हम दोनों को हर चीज़ इक्वल मिला है। इवन मुझे उनसे बेटर मिला है, तो फैमिली ने तो कभी ये चीज़ फील नहीं होने दी। मतलब आप बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में कि आपको इक्वालिटी घर पे ही मिली है। आप बाकी पेरेंट्स से जो जिनको ऐसा लगता है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या होगा, उनकी तो शादी करनी है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसे मेरी फैमिली ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे घर से इतने दूर भेजा, वैसे ही आप लोग को भी सिर्फ बच्चों को एजुकेट नहीं करना चाहिए, उन्हें एटलीस्ट एक बार बाहर निकलने का मौका दीजिए। क्या पता वो बहुत कुछ कर सकें आगे बढ़ के, खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। अकेले रहो तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो मैंने यहाँ सीखा है। तो मैं यही बोलूँगी सबसे कि आप एक बार उड़ने तो दीजिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आप एक बार इन्हें उड़ने तो दीजिए। हमारे साथ बाकी डेस्क की भी लड़कियां मौजूद हैं। हंसू हैं, महाराष्ट्र डेस्क पर काम करती हैं। और हंसू, नागपुर से बिलोंग करते हो आप, 2 साल का आपका अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। खबरों से जब रूबरू होती हो या फिर अपने आसपास आप जब देखते हो, तो कौन सी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है जो बिल्कुल जल्दी से जल्दी समाज से ख़त्म हो जानी चाहिए लड़कियों के लिए? मैम, लड़कियों को मतलब अभी लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए अगर घर वाले लड़कियों को पढ़ाना चाहते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि घर वालों को लड़कियां सेफ़ नहीं नज़र आती है समाज में। तो ये समाज का दायित्व बनता है कि लड़कियों के लिए सेफ़ इन्वायरमेंट तैयार करें, ताकि घर वाले जो भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, वो अपनी बच्चियों को बाहर भेज सके, पढ़ा सके। उनको लाइफ में जो भी करना है उसके लिए उनको उतना उनका स्पेस भी दे सके। तो सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है अगर लड़कियां बाहर जाना चाहती है तो। एक और बहुत अच्छी बात हंसू, आप हमसे बातचीत के दौरान ये कह रही थी कि आपके यहाँ जब लड़कियों को पढ़ाते भी हैं ना, तो 12th करा देते हैं, ग्रेजुएशन करा देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ लेंगी तो उनको सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल जाएगा या अच्छा लड़का मिल जाएगा। हाँ मैम, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मेरी कई सारे दोस्त हैं, सीनियर जूनियर्स ऐसे रहे हैं कि अगर मैं अभी गिनना चाहूँ तो मेरे को सिर्फ 4 या 5 लड़कियाँ ऐसी मिलेंगी जो जॉब करती या खुद के पैरों पे खड़ी है। वरना घर वालों का भी ये रहता है कि लड़कियों को मतलब 12वीं करा दो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा दो, ताकि लड़का अच्छा मिल जाए, नौकरी करने वाला मिल जाए। बाकी लड़कियों का लाइफ में खुद का एम नहीं होता है कि मुझे कुछ करना है या मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो लड़कियों को ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि हम किसी और पे डिपेंड क्यों रहे, या शादी करने मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लो और लड़का अच्छा ढूंढ के सेटल हो। इससे अच्छा है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, तो वो बहुत कुछ कर सकती है लाइफ में। बहुत अच्छी बात कही है हंसू ने कि कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर किसी भी सिचुएशन से लड़ने की शक्ति होगी, आप कभी भी डाउन फील नहीं करेंगे। इसलिए जब माता पिता आपको पढ़ाए ना, तो आप उनसे कहिएगा हमें शादी के लिए मत पढ़ाइए, आप हमको नौकरी करने के लिए पढ़ाइए। हमारे साथ पल्लवी हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, वहाँ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और हमारे डेस्क पर वीडियो एडिटर हैं। और पल्लवी, एक ऐसा गिफ्ट जो पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को देना ही चाहिए। मुझे लगता है एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। और एजुकेशन के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाना चाहिए। उसके साथ साथ अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है और बहुत बच्चे डर जाते, आवाज़ नहीं उठाना पाते। तो मतलब जो गलत है उसको गलत कहना आना चाहिए और सही को सही कहना आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ अपने हर माँ बाप को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। पल्लवी, वैसे भी पश्चिम बंगाल साहित्य कला के लिए मतलब जाना जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ हर घर में साहित्य पढ़ने वाले, संगीत को पसंद करने वाले लोग हैं। तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको भी पढ़ाई का मौका मिला है। लेकिन सोसाइटी से अगर कोई एक चीज़ आपको ख़त्म करनी हो तो कौन सी चीज़ ख़त्म करेंगे? मैं कन्यादान को ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप को मतलब सिर्फ इतना आसानी से किसी भी बेटी अपना ऋण मतलब ख़त्म कर सकते हैं माँ बाप से। क्योंकि माँ बाप जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, आपको एक इंसान बनाते हैं, आपको मतलब इंडिपेंडेंट होके बचना सिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कन्यादान ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, मुझे लगता है।
इक्वालिटी की बात यहाँ पर इसने कन्यादान के तौर पर कह दी है। कई बार लड़कियों को शुरू से ये कहा जाता है तुम तो पराया धन हो, तुम्हें ये सीखना है क्योंकि तुम्हें दूसरे के घर जाना है। कभी ये नहीं कहा जाता है कि बेटी पढ़ लो, नौकरी कर लो, तुम्हें अपना घर बनाना है। ताउम्र लड़की मायके और ससुराल में अपना घर ढूंढती रहती है। निधि है हमारे साथ, निधि भारद्वाज एंकर हैं और कंटेंट एडिटर हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हैं, ग्रेजुएशन में टॉपर रही हैं। तो निधि, कभी पढ़ाई के दौरान या नौकरी के दौरान कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं लड़की हूँ, अगर लड़का होती तो शायद और कुछ बड़ा होता मेरे पास? इस मामले में मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानना चाहूँगी और इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हम 3 बहनें हैं और 23 साल की हूँ मैं, और 23 साल में मैंने कभी अपने माँ बाप के मुंह से ये नहीं सुना कि काश हमारा बेटा होता। उन्होंने हम तीनों को, मुझे एक बेटे के तौर पे, मतलब बेटा बेटी कभी वो फ़र्क नहीं देखने को मिला। तो जो मुझे मेरे पेरेंट्स से 2 चीज़ मिली, पहला था ट्रस्ट और उस ट्रस्ट के कारण सेकेंडली फ्रीडम। तो जो ट्रस्ट और फ्रीडम मुझे मिला तो मैंने अपने इंटरेस्ट को परस्यू किया और जब मैं अपने इंटरेस्ट में आगे बढ़ी तो ऑब्वियसली मैंने उसमें अच्छा अचीव किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे समाज, सारे पेरेंट्स को अपनी बेटियों को ट्रस्ट करना चाहिए, सेकेंडली वैसा फ्रीडम देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। आपकी बहनें भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, जॉब लग चुकी है। छत्तीसगढ़ के लोगों से ख़ास तौर पे, क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करती हैं और इसी डेस्क पे काम करती हैं, कोई एक बदलाव जो आप तुरंत चाहती हैं वहाँ पे? वहाँ पे अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो रोज़गार की ज़्यादा मुझे लगता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वुमेंस के लिए थोड़ा कम है। यस, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए। समीक्षा है हमारे साथ, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश में इनकी शादी हुई है और छत्तीसगढ़ डेस्क पर काम करती हैं। समीक्षा, और आपको पढ़ाई का माहौल घर में कैसा मिला और आपको फ़ैसले लेने की आज़ादी थी? जी मैम, मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोका। साथ ही अगर मैं कोई भी एजुकेशन, किसी भी कोर्स के लिए उनको बोलती थी तो वो कभी मुझे पीछे हटने के लिए नहीं बोलते थे। उन्होंने मेरा हर चीज़ में सपोर्ट किया, एजुकेशन नहीं, हेल्थ इश्यूज़ या कुछ भी, जैसी भी जो मेरी इच्छाएँ रही उन्होंने उसमें मेरा पूरा सपोर्ट किया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को। राजस्थान से ताल्लुक़ है तुम्हारा समीक्षा, तुमने बचपन से बड़े होने तक बहुत करीब से वहाँ की सोसाइटी को देखा है। कोई एक चीज़ जो तुम्हें तुरंत ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, बदल देना चाहिए? जी मैम, मैं वहाँ से केवल एक चीज़ हटाना चाहूँगी, वो है बाल विवाह। क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर अभी तक भी जिनकी उम्र पूरी नहीं होती, 18 साल से भी कम उम्र वाली लड़कियों का वहाँ बाल विवाह करवा दिया जाता है। उनमें इतनी समझ नहीं होती कि शादी से, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि शादी होती क्या है, एक्चुअल में शादी होती क्या है। उनको इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उनकी खेलने कूदने की उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती है, जिससे उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं इस चीज़ को वहाँ के गांव के लोगों को सबको समझाना चाहूँगी इस चीज़ के माध्यम से कि प्लीज़ उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें अपने इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करने दीजिए ताकि वो आगे बढ़ें, ताकि वो अपने माँ बाप का नहीं, अपने स्टेट का, अपने पूरे भारत का नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात कही है समीक्षा ने। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल निर्धारित है और सरकार विचार कर रही है कि उनकी शादी की उम्र को बढ़ा देना चाहिए। लड़कों की 21 साल है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी हमारे समाज में है। प्रशासन कोशिश करता है रुकवाने की, लेकिन परिवार वेट करते हैं कि कब लड़की 18 साल की हो जाए, उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। उसकी शारीरिक, मानसिक, इवन उसकी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया समीक्षा ने कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी ना करें। जब वो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हो जाए, अपने को संभाल पाए, तब तो वो परिवार को संभाल पाएगी। निकिता हैं हमारे साथ, कोऑर्डिनेशन का काम देखती हैं, अभी भी वो फ़ोन पर बिज़ी हैं। निकिता, दुर्ग से हो, कभी आसपास की महिलाओं का स्ट्रगल देखा है? किस तरह का स्ट्रगल देखा है? हाँ मैम, बिल्कुल स्ट्रगल देखा है। सिर्फ दुर्ग का ही नहीं, आसपास काफ़ी महिलाओं का देखा है। जैसे मैं बात करूँ कि महिलाएं आज भी झिझकती हैं अपनी बात को लेकर। आज भी बाहर निकलने के लिए वो अपने घर परिवार और अपने जो मेल मेंबर्स होते हैं उनसे पूछती हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक फीमेल्स अगर राइट टू वोट है तो उनका एक राइट टू कि वो बाहर भी निकल सके। और साथ ही मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कहीं भी जॉब करना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में। अगर मैं वो प्राइवेट बोलूँ, गवर्नमेंट बोलूँ, गवर्नमेंट में भी महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पे भी उनके ऊपर में कोई मेल अगर बैठा होता है तो वहाँ पे भी उनको प्रेशर होता है काम का। बच्चों के हिसाब से भी वो देखती हैं, क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है। एक घर के लिए एक महिला सबसे ज़रूरी होती है, वो हर तरीके से संभालती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर महिला के लिए, हर पड़ाव में, बल्कि ना कि वो बड़े उम्र में। एक छोटी सी उम्र से लेकर बड़ी महिलाएं जो रहती हैं वो हर तरीके से वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। आप बातचीत में मुझसे कह रही थी कि कई बार ऐसा होता था कि लड़कियों के लिए प्रोफेशन भी डिसाइड होता था कि मॉडल नहीं बनोगी, हीरोइन नहीं बनोगी, डांस नहीं करोगी,
टीचर बन सकती हो, डॉक्टर बन सकती हो। हाँ बिल्कुल मैम, जब मैं मीडिया के लिए जब शुरू करी थी तो मुझे लगा था, मेरे घर पे भी ये क्वेश्चन उठा था कि लड़की है मीडिया में कैसे जाएगी, कैसा होगा। लेकिन उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं, लड़की है तो क्या हुआ, भेजेंगे हम हर तरीके। हर लड़की जो है वो एस्ट्रोनॉट बन रही, सब कुछ कर रही है लड़कियाँ, तो हर प्रोफेशन में लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन फैमिली का जब सपोर्ट होता है और अपनों का साथ होता है तो काफ़ी अच्छा काम होता है। तो कुल मिलाकर बेटियों को आपके सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। एक बहुत अच्छी बात निकिता ने भी कही कि वर्किंग प्लेस में एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क डालता है। तो जो हम घर से लेकर के, बाहर से लेकर के ऑफिस तक में एक माहौल लड़कियों को मिलना चाहिए ताकि वे तरक्की कर सकें, अपना 100% दे सकें। मध्य प्रदेश की हैं मिकिता और मध्य प्रदेश पर ही काम करती हैं। तो मिकिता, काम करते वक्त कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे 2-4 हुई हो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए? मैम, काम करते वक्त तो ऐसा मुझे नहीं लगा, पर काम पर जाते वक्त हमेशा ये फेस किया है। जब भी मैं सिटी बस में होती हूँ या ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पर लड़कियों के लिए मतलब मुझे ये फ़ील नहीं होता कि वो सेफ़ है, क्योंकि कोई भी हमको किस नज़रिए से देख रहा है हमको समझ नहीं आता है। पर लड़कियों का एक सिक्स सेंस होता है, वो समझ जाती हैं कि लड़का उनको किस नज़रिए से लड़का ही नहीं, अंकल हो गए, कोई बुज़ुर्ग हैं, पर वो चीज़ मैंने फ़ील की है। हम सिटी बस में जा रही, भीड़ होती है, लड़के हमको कहीं भी टच कर लेते हैं, हम उस टाइम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हम सहम कर रह जाएंगे, क्योंकि हमको ये डर होता है कि अगर हमने कुछ किया तो कुछ आगे हमको परेशान कर सकता है लड़का, कुछ भी और हमारे साथ गलत हो सकता है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी होती है कि आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपको सेल्फ अपना अंदर से जगाना पड़ेगा, डर ख़त्म करना पड़ेगा और उसके लिए आगे आना पड़ेगा। मिकिता, एक पेरेंट्स भी ये कर सकते हैं, जो संस्कार वो लड़कियों को देते हैं ना कि बाहर कैसे पेश आना है, उन्हें लड़कों को भी वही लेसन सिखाना चाहिए। बिल्कुल मैम, मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है, मेरा कोई भाई नहीं है, पर मम्मी पापा ने मुझे इतना बड़ा किया है तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि हमको कभी डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ सिटी बस में, उसके बाद से मैंने ये शिक्षा लिया, सीख ले ली आप कह सकते हो। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरे साथ होता है या मैं किसी के साथ होते देखती भी थी वो चीज़, तो मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी कि नहीं, ये गलत हो रहा है, हमको आवाज़ उठानी चाहिए और हर लड़की को ये आवाज़ उठानी चाहिए। उसके साथ अगर कुछ गलत होता है कहीं भी, घर में हो, बाहर हो, स्कूल कॉलेज कहीं भी, तो उसको आगे आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिना डरे अपनी बात सबके सामने रखनी चाहिए। बदनामी का डर दूसरी चीज़ है, पर से बड़ा नहीं होता। हाँ, इसीलिए उसको आगे आकर अपनी बात कहनी चाहिए और उसकी सुरक्षा, उसका आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। बहुत अच्छी चीज़ कही है मिकिता ने। एक मैसेज है आपके लिए कि जब भी आपको कोई लड़का छेड़ता है, परेशान करता है ना, तो आप इस चीज़ से ना डरें कि आपकी बदनामी होगी। आपने कुछ गलत नहीं किया है, वो लड़का गलत कर रहा है जो आपकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है, आपके आत्मसम्मान से खेलना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। जब भी ऐसा कभी आपको लगे, पुलिस है, प्रशासन है, तमाम तरह की संस्थाएँ खुली हुई हैं, कभी मत डरिए, अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगी तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। गुजरात से हैं हमारे साथ हिना गुजरात से। अभी हमने आयशा का जो केस देखा, उसने हम सबको एक तरह से तोड़ कर रख दिया। तो आप किस प्रथा को, जैसे दहेज का जिक्र था उसमें और पति का प्यार भी उसको नहीं था, तो आप उसको ख़त्म करना चाहती हैं तुरंत? जी, पहले गुजरात की बात कर दें तो गुजरात की सुरक्षा मुझे ऐसा लगती है कि नहीं अच्छी है महिलाओं के लिए, क्योंकि गुजरात में नवरात्रि आती है तो रात को 12 बजे 1 बजे तक महिला बाहर अपने ट्रेडिशनल लुक से बाहर जाती है, आती है घर से। पर जो एक अभी वाक़या हुआ है जो आयशा का, जो दहेज के लिए उसको सुसाइड करना पड़ा, खुदकुशी कर ली, तो वो एक मैं समाज के लिए भी और एक हमारे जो सरकार है उसके लिए भी, जो तंत्र जो अच्छी कामगिरी करे उसके लिए भी मैं संदेश देना चाहूँगी कि अच्छी तरह से वहाँ की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए नीति नियम भी बनाने चाहिए। और कहीं ऐसी लड़कियाँ हैं जो भी वो दहेज के लिए लड़ रही है, उसको टॉर्चरिंग किया जा रहा है, पर जो मैं ऐसा समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि इन लोगों को दहेज में भीख दो पर बेटी मत दो। पिता अपनी बेटी दे रहे तो उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर भी दहेज के लिए शादी टूटी है। वैसे भी गुजरात में अभी सूरत की एक घटना आई थी, वो बहुत हाईलाइट नहीं हुए, पर वही लड़की जो सुसाइड करना चाहती, वो टैक्सी वालों ने उसने बचा लिया, पर वो दहेज के लिए ही था। तो ऐसी तो कहीं सारी घटनाएं आती है
और इस आयशा के लिए पूरा देश अभी न्याय के लिए जस्टिस मांग रहा है कि वो आयशा को अपनी पूरी तरह से न्याय मिले। तो मैं वहीं जिक्र करूँगी कि आयशा को न्याय मिले। और ऐसी सारी कहीं लड़कियां हैं जो अपने परिवार को, अपने पिता को भी मैं यही कहूँगी कि उसको भीख दे पर बेटी ना दे दहेज के लिए। हिना ने जो बात कही, हिना का दर्द था और आयशा के पिता ने भी यही बात कही थी कि मेरी बेटी तो चली गई है लेकिन देश की दूसरी बेटियों को बचाइए। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी आयशा हैं जो दहेज के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। पिता अपनी बेटी को पढ़ाने से डरता है, बाहर भेजने से डरता है। हमने कैसा समाज अपनी बहन बेटियों को दिया है। अमन हमारे साथ हैं, झारखंड की रहने वाली हैं, अभी उनकी शादी हुई है, कामकाजी लड़की हैं और झारखंड की खबरों से दो चार होती रहती हैं। काम करते समय झारखंड के लिए, वहाँ रहते समय अमन, ऐसी कौन सी समस्या तुमने सबसे ज़्यादा देखी? क्योंकि आप झारखंड नया राज्य बना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा अगर कोई समस्या आपकी नज़र में हो तो शेयर करें। एक मामला है जो मुझे लगता है कि झारखंड से जल्द ख़त्म हो सके, क्योंकि झारखंड में डायन बेसाही का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ही तुल पकड़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं कि महिलाओं पर अगर किसी से आपकी दुश्मनी हो रही है या फिर कोई बैर है तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ की महिलाओं पर आरोप लगा करके और उसे डायन बेसाही के आरोप में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये केसेस जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के भी झारखंड में उतनी सजगता नहीं देखी जा रही है, क्योंकि आए दिन वहाँ रेप के केसेस आते रहते हैं, वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के भी केस आते रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं झारखंड में, अगर सरकार इस पे अगर गौर करे तो मे भी हो सके कि महिलाओं को इससे सुरक्षा भी मिल सके और वो फ्रीडम से रह सके और वो बाहर घूम सके। अमन, अभी आपने वैवाहिक जीवन में अपना कदम रखा है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बिठाते समय कैसे चैलेंज अब आपके सामने आते हैं? पहले कैसा था और किस तरह के चेंजेस अब आपको नज़र आते हैं? अगर मैम शादी के बाद की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि मेरे अगर ससुराल की बात की जाए या फिर मेरे मायके की बात की जाए तो मुझे दोनों जगह बराबर फ्रीडम दी गई है। चाहे कई जगह अभी भी ऐसा होता है कि झारखंड में महिलाओं को अगर काम करने दिया भी जाता है तो उनसे ये कहा जाता है कि आप या तो सूट पहन करके बाहर निकलो या फिर साड़ी कैरी करके बाहर निकलो। लेकिन ये फ्रीडम मुझे दिया गया है क्योंकि आप आज़ादी से जियो, आप जो पहन करके जाना चाहते हो वो जाओ। और मुझे ज़्यादा फासला नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं अभी भी काम करती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरा हाथ बटाते हैं, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला शादी के बाद भी। तो इन मामलों के बीच में उम्मीद की किरण भी नज़र आती है कि लोगों की मानसिकता बदल रही है, पुरुषों की मानसिकता बदल रही है। वो अब पति पत्नी से बढ़कर अपने आप को एक दूसरे का पार्टनर समझते हैं। शिवाली हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश की हैं और मध्य प्रदेश के लिए काम करती हैं, एंकर हैं। शिवाली, मध्य प्रदेश के लिए काम करते समय, वहाँ रहते समय ऐसी कौन से रीति रिवाज या प्रथा तुम्हें अभिशाप लगती है समाज के लिए? बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी सभ्य समाज, ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान वहाँ की महिलाओं की स्थिति से पहचानी जा सकती है या वहाँ की महिलाओं की स्थिति से होती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन अब वो शांति का टापू धीरे धीरे महिला विरोधी अपराधों का गढ़ बन चुका है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे महिला विरोधी अपराध हो रहे हैं जिसमें प्रतिदिन 137 महिलाओं के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ है। और ये ऑन रिकॉर्ड मामले हैं। ऐसे कितने ही मामले होते हैं जो सामने भी नहीं आते। घरेलू हिंसा की बात की जाए तो रोज़ 55% महिलाएं एमपी में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। डेली 13 से 16 मामले दुष्कर्म के मध्य प्रदेश में सामने आ रहे। तो ये बेहद शर्मनाक और डरावने आंकड़े हैं जो हम सबके सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहतर भी हम कह सकते हैं। यानी सरकार को बहुत ज़्यादा सुरक्षा पर और समानता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ मध्य प्रदेश के समाज की जो आपको ऐसा लगता है कि तुरंत बदल देनी चाहिए? बिल्कुल मैम, देखिए सरकार ने कानून बना दिए, पेपरों में सारी चीज़ें हो गई, बट रियलिटी में उनका क्या एग्जीक्यूशन कैसा है इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए दुष्कर्म के मामलों के लिए, लेकिन हम भी जानते हैं कि कितने जल्दी महिलाओं को न्याय मिलता है, ये सबके सामने है। तो सिर्फ कानून बनाना सरकार का काम नहीं है, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है ये भी जिम्मेदारी सरकार की ही है।
और सबसे ज़रूरी बात मैम ये कि मानसिकता मध्य प्रदेश में भी लोगों को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को ये जानना कि अब महिला ही अपने आप में एक ऐसा शब्द बन गया, अरे महिला है, लड़की है ना। समाज में, रिश्तेदारों में तो हमेशा ये होता है लड़की है क्या करेगी, लड़का होता तो आगे वंश चलता, या जो भी ये आज भी है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि महिलाओं की स्थिति। शिवाली ने अपराधों पर बात की है, तो मुझे हमीदा शाहीन की कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ मैं कि कौन बदन से आगे देखे औरत को, कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। बलात्कार, हिंसा और ऐसे मामले हम ये सोचने पर विवश कर देते हैं कि क्या कोई दूसरी नज़र नहीं है हमारे समाज के पास। श्रेया हैं, गुजरात के लिए काम करती हैं। श्रेया, जैसे कि हिना ने बताया दहेज प्रथा है वहाँ पर, हालांकि सिक्योरिटी का जिक्र किया कि गुजरात में अच्छी है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि शराबबंदी वहाँ पर है, अल्कोहल नहीं पी सकते हैं, शराब का सेवन नहीं कर सकते, इसलिए महिलाओं के खिलाफ अपराध कम है? अगर हम बंदी की ही बात करें कि शराब बंदी की वजह से अगर हम सोच रहे हैं कि अपराध कम होंगे, तो वैसे तो सारे मतलब महिलाओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उस पे भी बंदी है, फिर भी हो तो वही रहा है। तो और हम मानते हैं ना कि जिस चीज़ पे बंदी होती है वही चीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो लोग छुप छुप के भी पीते हैं और वो चीज़ बाहर भी आती है। तो इसके कारण घरेलू हिंसा बहुत होती है कि शराब पीता है इंसान और बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि बंदी है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन या शराब पीकर जो कुछ भी वो हाँ, तो वो घर पे पहला इंसान अवेलेबल होता है जो उसकी वाइफ होती है या उसकी बेटी या बहन होती है, तो उस पे निकालता है। तो मतलब शराब बंदी है तो उसका भी एक अपोजिट रिएक्शन आता है विमेन पे। तो बहुत अच्छी बात की है श्रेया कि शराब बंदी है, छुप के पीते हैं, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस। और एक सवाल जो मैं अब ये आपके लिए पढ़ रही हूँ कि आप हम लोग को भी देख रही हैं, आपने अपनी मम्मी को घर में देखा है, आपने अपनी दादी को देखा है, बुआ को, चाची को देखा है, आप अपनी जनरेशन देख रही हैं, आपको माइंडसेट चेंज हुआ ऐसा लगता है लोगों का? जी, मेरी माँ टीचर है और पिछले 35 सालों से काम करती है, और आज मैं यहाँ हूँ या मैं दूसरे लोगों से बढ़ के सोच सकती हूँ, इसका पूरा श्रेय मैं मेरी माँ को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझे रोका नहीं है या फिर कभी मुझे सवाल तक नहीं किए। मैं स्कूल से ही मतलब मुझे लिखना पढ़ना पसंद था, तो अगर बाहर कोई कंपटीशन है या बाहर कोई डिबेट पे जाना है तो कैसा होता था कि मेरे साथ जो थे वो कि अच्छा दूर इतने शहर में जाकर तुम सिर्फ एक कंपटीशन के लिए बाहर जाओगी, या यहाँ भी कि अच्छा इतने दूर शहर गुजरात से हैदराबाद तक तुम नौकरी करने जाओगी, तो ये कभी मुझे आया ही नहीं है। तो मेरी माँ है जिसने मुझे ये सोच दी है, और मतलब मैं बहुत प्राउड फील उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया है इंडिपेंडेंट रहना, उन्होंने मुझे सिखाया है समाज की परवाह ना करना, कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई हमें सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो महिला अगर शिक्षित होती है तो घर कैसे शिक्षित होता है? श्रेया इसका एग्जाम्पल है। इनकी मम्मी पढ़ी लिखी हैं, टीचर हैं, और अपनी बेटी को उन्होंने इस काबिल बनाया है कि वो आज ये खुल के कह पा रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मुझे क्या बनना है इससे फ़र्क पड़ता है। अर्चना हमारे साथ हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं और हमारे साथ काम कर रही हैं, 2 साल का अनुभव है इनका। अर्चना, हिमाचल में जैसे अभी हम बाकी स्टेट से पूछते आए हैं, आपको क्या लगता है कोई डिफरेंट प्रॉब्लम नज़र आती है या सेम? एक्चुअली मतलब अगर देखा जाए तो हिमाचल में महिलाओं की इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है। कि जो अगर एक चीज़ है वो ये है कि जैसे कि महिलाएं वर्किंग हो गई है, बहुत सारी महिलाएं काम करने के लिए बाहर जाती है, तो हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, तो हर जगह बसेस की फैसिलिटी जो है वो उस वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रात को लेट नाइट जैसे जॉब करने जाना है और उसके बाद घर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, अगर बसेस की फैसिलिटी गवर्नमेंट की ओर से उन्हें मिले तो ये इस समस्या का समाधान हो सकता है। अर्चना, कभी आपने अपने आसपास लड़कियों को देखकर ऐसा फ़ील किया या खुद कभी ऐसा फ़ील किया कि ये लड़की हैं तो शायद इन्हें वो चीज़ हासिल नहीं हो पाई, लड़का होते तो शायद इनको मिल जाता?
नहीं, एक्चुअली शायद मैंने अपनी सोसाइटी में अपने आसपास काफ़ी चेंज लोगों में देखा है। इनफैक्ट सबसे पहले अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो अगर मैं अपने ग्रैंडफादर और मदर की बात करूं, मेरे जो दादा दादी थे तो मतलब वो एजुकेटेड नहीं थे, पर उसके बावजूद भी उनकी जो सोच थी वो मतलब बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाली थी। तो मेरे घर से कभी भी ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर कोई रोक टोक नहीं रही। हाँ, मेरे मदर हाउसवाइफ है, पर कभी भी मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट हम लोग रहे हैं कि इनफैक्ट मतलब हमारी फैमिली में, गांव में तो इस तरह से लड़की की एजुकेशन को लेकर मतलब लोग जो है कि बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि उन्हें आगे लेकर जाना है, उनकी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहना चाहती हैं अर्चना कि बी यू एंड बी बोल्ड। प्रज्ञा जी कुछ संदेश देना चाहती हैं, कुछ अपील करना चाहती हैं, हम उनके पास चलते हैं। मैं सभी लड़कियों से या महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी बात उठी थी आयशा नदीम खान के आत्महत्या की, हो सकता है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो। हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं, आपके जीवन में भी आ रहे होंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को कभी भी किसी के लिए भी प्लीज़ ख़त्म मत कीजिए। कभी भी जिस इंसान को आपकी कद्र नहीं है उसके लिए मरने के बजाय उनके लिए जिए जिनको आपकी कद्र है। लाइफ बहुत खूबसूरत है, जिस दिन हर कोई आपके खिलाफ हो जाए उस दिन भी जिए और अच्छा कीजिए, अच्छे इंसान बनिए और बाकी लोगों को उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए। तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि एक बार लाइफ मिलती है उसको जितने अच्छे तरीके से हो सके जीना चाहिए। शकील जमाली लिखते हैं और उन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। शकील जमाली लिखते हैं, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हर राह पर, हर मंजिल पर हमें महिलाएं मिलें, भारत का तिरंगा उठाए, कभी अपना सम्मान उठाए, कभी अपनी सुरक्षा उठाए, मुस्कुराती हुई लड़कियां मिलें। एक बार फिर हमारी तरफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश दुनिया के अपडेट्स के लिए बने रहिए ईटीवी भारत के साथ। नमस्कार।